अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे एक और अहम गिरफ्तारी की। कल खुर्शीद शाह गिरफ्तार हुए तो कल होने वाली एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर दब गई। वो गिरफ्तारी है साबिक डीजी पाक लियाकत अली खान कायम खानी की, जिनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, मगर वो बरसों से इक़्तिदार में आने वालों से जुड़े रहे। उनका ताल्लुक बड़े बड़े सियासतदानों से जोड़ा भी गया, जिनसे भी बात करें। कराची में KMC के हवाले से बात हो तो उनके नाम से जुड़ी बड़ी बड़ी कहानियां सामने आ जाती हैं। पहले भी एक दफ़ा पकड़े गए, बच निकले और फिर से काम करने लगे। ये शख्स रिटायर भी हुए मगर फिर फ़ाल हुए। फिर भी इनकी अहमियत रिटायरमेंट के बाद भी कम नहीं हुई। रिटायरमेंट से पहले भी अहम थे, रिटायरमेंट के बाद भी अहम रहे और अब एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीजी पाक कराची लियाकत अली खान कायम खानी को कल गिरफ्तार किया गया। नायब हुक्काम ने आज PCHS में उनके घर पर छापा मारा तो सब हैरान रह गए। नायब हुक्काम को इनकी तफसील लिखने के लिए 8 सफ़हात की फहरिस्त बनानी पड़ी। वसी और अरीज स्विमिंग पूल के हामिल घर से 8 लग्जरी गाड़ियां निकली, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए है। 20 प्लॉटों समेत अरबों रुपए की जायदादों की फाइलें मिली, जो कि इल्ज़ाम लगाया गया है। डॉलर्स, रियाल, दिरहम निकले। 2 तिजोरियां, सोने के जेवरात और हीरे जवाहिरात बरामद हुए, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है। मुलजिम को आज 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नायब रावलपिंडी के हवाले कर दिया गया है। अब नायब रावलपिंडी जाली अकाउंट्स केस में भी उनसे तहकीकात करेगी। अहम बात यह है कि लियाकत अली खान रिटायर तो हो गए मगर फिर भी उनकी अहमियत कम नहीं हुई। असर व शुख अपना रखते थे। जो अफसरान हैं वो उनसे डरा करते थे और वो बाकायदा तौर पर अपने अहकामात जारी करते थे। हमारी तहकीकात जो कहती हैं, इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही नैब ज़राए मज़ीद क्या कहते हैं, क्या इनका भी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है बाज़ बड़ी अहम गिरफ्तारियों से और उस पर तहकीकात से। इस हवाले से हम जाहिद गिशकोरी से बात करेंगे। पहले कामरान साहब आप बताइएगा, ज़ाहिर कराची में आप एक तवी से सहाफ़त करते रहे हैं, कराची के मामलात को जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल शख्सियत ख्याल किए जाते हैं, रिटायरमेंट से पहले भी, रिटायरमेंट के बाद भी। असर व शुख इनका बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट से पहले भी था, रिटायरमेंट के बाद भी रहा, अब तक रहा। क्या तफसीलात हैं? देखें, ये शाहज़ेब साहब लियाकत कायम खानी बहुत ही मशहूर एक किरदार रहे हैं बल्दिया उज़्मा कराची में भी। और जब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाई गई कराची में और जो बल्दियाती निज़ाम था साबिक सदर के दौर में, तो उसमें भी बहुत ही मशहूर किरदार रहे और इनके बारे में कई दफ़ा ज़राए अबलाग़ पर स्टोरीज़ भी आती रहीं। 2009 में सिंध में जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसमें भी इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की गई। लेकिन उस वक्त मुझे भी अच्छी तरह याद है कि हमने एक स्टोरी को फॉलो करते रहे। जब पता चला तो उसमें भी लियाकत कायम खानी के बारे में उस वक्त भी ये मालूम होता था कि जो एंटी करप्शन कमेटी 1 है उसका इजलास ही सिर्फ इसलिए नहीं होता था क्योंकि अगर उसका इजलास हो तो फिर लियाकत कायम खानी के केस की चीफ सेक्रेटरी को अप्रूवल देनी पड़ती, क्योंकि एंटी करप्शन के पास इतने मजबूत किस्म के शवाहिद थे। 2009-10 की बात मैं करूं तो एंटी करप्शन में ये केस दबते रहे और फिर बाद में बताया जाता है कि नैब ने भी इस मामले को टेकअप किया। और अब हमने जो मालूमात की तो हमें ये पता चला है कि 2011 में लियाकत कायम खानी बल्दिया उज़्मा या महकमा बल्दियात की मुलाजमत से रिटायर हो गए। इससे पहले ख़ास तौर पर इनके लिए डायरेक्टर जनरल पार्क्स का ओहदा भी क्रिएट किया गया था। 2011 में रिटायरमेंट के बाद ये यहाँ पर कराची में ही मुकीम रहे। ताहम 2016 में फिर एक बार फिर वसीम अख्तर जब मेयर कराची बने तो उन्होंने इन्हें अपना मुशीर मुकर्रर किया, लेकिन इनकी जो तकर्री थी उसके लिए कोई तकर्रनामा जारी नहीं किया गया बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से। हमने जब आज मालूमात हासिल की बल्दिया उज़्मा से, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से, तो उन्होंने कहा कि कोई भी तकर्रनामा नहीं था। लेकिन पूरे जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है वहाँ सब लोग ये जानते हैं कि लियाकत कायम खानी मेयर कराची वसीम अख्तर के मुशीर हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मशवरे वो देते थे। बाग इब्ने कासिम हो या शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क जो बोर्ड बेसन पर था, इस पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं पिछले कई सालों के अंदर। अगर आप रिकॉर्ड उठाएं तो उसमें जा बजा इनका नाम आता था और एक मशहूर करैक्टर के तौर पर इन्हें जाना जाता था महकमा बल्दियात में, सिंध हुकूमत में। और बहुत सारे ऐसे केसेस माजी में इन पर बनते रहे हैं जिसमें ये बासानी बचते रहे हैं अपने असर रसूख इस्तेमाल करके। माजी में जो भी हुक्मरान रहे या जो सिंध हुकूमत से वाबस्ता लोग थे उनके साथ इनके ख़ास रवाबित रहे हैं लियाकत कायम खानी के, जिसकी वजह से ये हमेशा बचने में कामयाब हुए। और लेकिन बल्दिया उज़्मा या महकमा बल्दियात के बेशतर तमाम ही सरकारी अफसरान इनके शाहाना ठाट बाट से मुतालिक आगाह थे। ख़ास तौर पर मेयर कराची वसीम अख्तर के बारे में कहा जाता है कि उनका बहुत ज़्यादा
एतमाद हासिल रहा है लियाकत को। बहुत शुक्रिया कामरान रज़ी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब जो तहकीकात हो रही हैं वो क्या दूसरे बड़े नामों से भी नैब ख्याल कर रहा है कि जोड़ा जा सकता है? नैब के ज़राए क्या कहते हैं? जाहिद गिचकोरी ने इस हवाले से तहकीकात की। जाहिद बहुत शुक्रिया। जाहिद, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस हवाले से? शाहज़ेब, ये जो नया नेक्सस सामने आया है मुख्तलिफ प्लॉट्स की शक्ल में बाग इब्ने कासिम पार्क का, उसमें एक नई बात ये सामने आई है। JIT की जो फाइंडिंग्स हैं और साथ ही नैब ज़रे ये बता रहे हैं कि सलीम अख्तर नामी एक किरदार है जिसको JIT ने मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन कहा है, वो इस मुल्क से भाग चुके हैं और वो पहला शख्स था जिसने 2 प्लॉट्स लिए थे जो बाद में गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मलकियत में आए थे। बाद में डॉक्टर डिंचा ने उसको टेक ओवर किया था इस कंपनी को। तो उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था जो अब लियाकत अली कैम खानी की शक्ल में सामने आया है, जो कि डायरेक्टर जनरल पार्क्स रहे हैं कराची में। मजमूई तौर पर 5 प्लाट्स हैं मुख्तलिफ, जिसको पहले उसमें रेजिडेंशियल में ख़रीदा गया था गैर कानूनी तौर पर, उसको ओमिशन में डाला गया, फिर उसको कमर्शियल में तब्दील किया गया। तो इस तरह से ये नेक्सस आगे बढ़ा और JIT की जो फाइंडिंग्स हैं उसमें मुख्तलिफ किरदार सामने आ रहे हैं। जो कैम खानी का किरदार है उसमें नैब ज़राए का आज जो बताना था कि वो मरकज़ी है जो कि 10 साल पे मुहित करता है। उसमें जो पास की जितनी ज़मीनें थी जिन पे मुबैना तौर पर कब्ज़े हुए हैं, इसमें इसका रोल जो है वो आगे आगे नज़र आता है। पहले सिंध एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है इसकी तहकीकात करता रहा। 2017 में नैब ने इसको टेक ओवर किया है। और साथ एक चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेनेटर यूसुफ बलोच जो कि हैं पिछले साल तक सेनेटर थे, उसका भी एक प्लॉट का मामला है इस बाग इब्ने कासिम में मुबैना तौर पर, उसको भी कल गिरफ्तार किया गया था। इन तमाम से तहकीकात हो। बहुत शुक्रिया। जाहिद गिचकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब जो इल्ज़ामात हैं वो नैब ने साबित करने हैं। लियाकत कैम खानी ने करप्शन की, नैब ने साबित करना है। जो असासे टेलीविज़न की स्क्रीन पर आज सारा दिन चलते रहे, ये लियाकत कैम खानी ने साबित करना है कि अगर ये उनकी जायज़ आमदनी से हैं, उनके ख़ानदान की जायज़ आमदनी से हैं, वो टैक्स रिटर्न जो फाइल करते रहे हैं उससे इनको जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अब उन्हें साबित करना होगा कि सरकारी मुलाजिम के तौर पर उनके पास ये असासे कैसे हैं, उनका कोई बिज़नेस है, ख़ानदानी बिज़नेस है, क्या है, और नैब को उन पर करप्शन साबित करनी होगी। साथ ही पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह आमदनी से ज़ायद असासों के केस में नैब की हिरासत में हैं। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में नैब ने गिरफ्तार किया था और आज उन्हें राहदारी रिमांड के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां नैब हुकाम ने जज मोहम्मद बशीर से खुर्शीद शाह की सक्खर की अदालत में पेश करने के लिए 3 दिन की राहदारी का रिमांड देने की दरख्वास्त की। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि हम पहली दस्तयाब फ्लाइट से खुर्शीद शाह को सक्खर ले जाएंगे, जिस पर एहतसाब अदालत ने 2 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए खुर्शीद शाह को सक्खर की अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब ने गुज़िश्ता रोज़ खुर्शीद शाह को आमदनी से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और आज नैब ने उनकी गिरफ्तारी की वजूहात बताई हैं। नैब के मुताबिक खुर्शीद शाह को कई संगीन इल्ज़ामात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। खुर्शीद शाह पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने बेनामी जायदादें और असासे अपने फ्रंटमैन के नाम पर बनाए। उनमें सक्खर में 25 करोड़ रुपए की लागत का ताजमहल होटल एजाज बलोच के नाम पर बनाने का इल्ज़ाम है। इसी तरह नैब का इल्ज़ाम है कि सक्खर में ही करोड़ों रुपए मालियत का पेट्रोल पंप फ्रंटमैन कासिम शाह के नाम पर बनाया गया। खुर्शीद शाह ने अपने फ्रंटमैन पप्पू मेहर के नाम पर सरकारी इराजी पर बंगला तामीर किया। रोहड़ी में एक होटल भी बेनामी दार बनाया गया, जबकि सक्खर के प्रोफेसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में महल नुमा घर बनाया गया, जिसे बनाने के लिए फंड्स खुर्शीद शाह के जाहिर शुदा असासों से इस्तेमाल नहीं हुए, जबकि उमर जान एंड कंपनी और नवाब एंड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर भी उनसे फ़ायदा उठाया गया। ये वो इल्ज़ामात हैं जिनकी बुनियाद पर खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया गया है और अब नैब हुकाम ये तमाम इल्ज़ामात साबित करने के लिए अदालत में उन्हें सबूत पेश करना होंगे ताकि ये साबित हो सके। अपोजिशन एक दफ़ा फिर इल्ज़ाम लगा रही है कि नैब उन्हें टारगेट कर रही है, हुकूमत के इमा पर टारगेट कर रही है और नैब हुकूमती केसेस को उस तरीके से नहीं देख रही है। साथ ही सवालात उठ रहे हैं नैब खैबर पख्तूनख्वा में मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात के हवाले से। वो खुद मुतमईन है नैब, मगर ना अदलिया मुतमईन है और ना ही अपोजिशन मुतमईन है। सब नैब की खैबर पख्तूनख्वा के केसेस के हवाले से कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। ये सवालात इसलिए भी अहम हैं क्योंकि ये केसेस तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक हैं। 6 साल से खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने सवालात उठाए। जस्टिस कैसर राशिद खान और जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर ने नैब के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की
और समाअत के दौरान नायब प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी पर अदालत ने डीजी नायब खैबर पख्तूनख्वा को तलब किया। डीजी नायब खैबर पख्तूनख्वा फयाज अहमद कुरैशी अदालत में पेश हुए तो जस्टिस कैसर राशिद ने रिमार्क दिए कि नायब खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ मीडिया पर फ़ाल है मगर नायब केसेस में कोई पेशरफ नहीं हो रही। अदालत ने मजीद रिमार्क दिए कि नायब कॉल अप नोटिस जारी करता है, फिर वारंट जारी करता है, मगर फिर उन केसेस में कोई पेशरफ नहीं होती। अदालत के नोटिस लेने पर नायब के सीनियर प्रोसिक्यूटर पेश हुए। अदालत ने सवाल उठाया कि एक प्रोसिक्यूटर मुख्तलिफ अदालतों में दर्जन केसेस कैसे संभाल सकता है। बाद में जब निजी नायब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने बताया कि नायब नए प्रोसिक्यूटर्स भर्ती कर रहा है, इस मसले पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। अदालत ने नायब खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। इस हवाले से द न्यूज़ और जंग में अरशद अजीज़ मलिक की खबर भी शाया हुई है, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में नायब का इदारा मेगा करप्शन स्कैंडल्स में नाकिस कारकर्दगी की वजह से अपनी साख खो रहा है और नायब की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। खुद पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि यूं महसूस होता है कि सूबे में नायब के नाम का कोई इदारा ही नहीं है। कुछ अरसा पहले नायब खैबर पख्तूनख्वा बहुत फाल था और करप्शन के खिलाफ मुतहर्रिक नजर आता था, मगर बदकिस्मती से आजकल खैबर पख्तूनख्वा में नायब नजर नहीं आ रहा। खबर के मुताबिक नायब खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर केस, बिलियन ट्री सुनामी केस, एहतसाब कमीशन केस, खैबर बैंक केस और BRT केसेस में मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खबर के मुताबिक ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि नायब ने मालम जब्बा केस में वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को क्लीन चिट दे दी है, मगर नायब तर्जुमान ने इन खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि नायब केसेस का जायजा ले रहा है और अभी तक मालम जब्बा केस में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कोई हतमी फैसला नहीं किया। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड केस के हवाले से जल्द फैसला करेगा। जबकि खबर के मुताबिक नायब खैबर पख्तूनख्वा के जराए ने दावा किया कि कुछ मेगा करप्शन के केसेस हेडक्वार्टर में ज़ेर इल्तवा हैं और इस हवाले से जल्द कोई फैसला कर लिया जाएगा। खबर के मुताबिक नायब खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सूरत हाल यह है कि 8 माह के दौरान नायब के 2 DG तब्दील हो चुके हैं, तीसरे अभी तैनात हैं। पहले 28 फरवरी को DG खैबर पख्तूनख्वा फरमानुल्लाह को तब्दील किया गया, उनकी जगह मुजाहिद अकबर आए, मगर उन्हें भी 18 जून को तब्दील कर दिया गया और अब फयाज कुरैशी DG नायब खैबर पख्तूनख्वा हैं। 2 DG बदल दिए गए मगर नायब मेगा करप्शन केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं दिखा सका। अब जायजा लेते हैं नायब खैबर पख्तूनख्वा के मेगा करप्शन केसेस का। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर केस 2 फरवरी 2018 को सामने आया। ये केस इस लिहाज से अहम है क्योंकि इसमें वजीर आजम इमरान खान का नाम आ रहा है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इस केस में इमरान खान को तलब भी किया गया। वो इंतखाबात में कामयाबी के बाद नायब के सामने पेश भी हुए, मगर फिर ये केस भी सर्द खाने की नज़र हो गया। खबर के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने इस केस में नायब के सवालनामे का जवाब नहीं दिया, ना ही नायब ने उन्हें तलब किया। इस केस को भी 1.5 साल हो गया है मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा नायब का दूसरा अहम केस बिलियन ट्री सुनामी है। गुज़िश्ता साल अप्रैल में चेयरमैन नायब ने इस केस की तहकीकात का हुक्म दिया। 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक इस केस में कोई पेशरफ नहीं हुई। हालांकि इस केस में अब तक 350 अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई जारी है जिन्होंने मनसूबे में मुबैना तौर पर करप्शन की। खबर के मुताबिक नायब ज़राए ने बताया कि इस केस में मुख्तलिफ कमेटियां बनाई गई जो तहकीकात कर रही हैं, जिसमें बेज़ाब्तगियां साबित हो चुकी हैं, मगर अब तक ये मामला भी सर्द खाने में दिखाई दे रहा है। खबर के मुताबिक एहतसाब कमीशन में गैर कानूनी भर्तियों और तकर्रियों का मामला सामने आया। मार्च 2018 में यह मामला नायब ने उठाया। एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा का ख़त्म हो गया मगर इस केस में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। फिर इसके अलावा खैबर बैंक का केस है। बैंक में 1400 गैर कानूनी भर्तियों का मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एहतसाब कमीशन ने उठाया, फिर 1 साल पहले नायब के हवाले कर दिया। खैबर बैंक ने इस केस में पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, मगर यह स्टे ऑर्डर भी फरवरी 2019 में अदालत ने खारिज कर दिया और नायब स्टे ऑर्डर खारिज होने से लाइल्म रहा, यानी अदालत ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया और नायब को पता ही नहीं चला। मीडिया में खबरें आने के बाद नायब ने फिर से तहकीकात शुरू की और बैंक के 20 मौजूदा और साबिका अफसरान को तलब किया। स्टे ऑर्डर खारिज भी हुए और 6 माह हो गए मगर अब तक नुमाया पेशरफ नहीं हो सकी। इसी तरह BRT केस भी अहम है। 2 जुलाई 2018 को चेयरमैन नायब ने BRT मंसूबे में ताखीर और अखराजात में इजाफे का नोटिस लिया। फिर 18 जुलाई को पेशावर हाई कोर्ट ने भी नायब को इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। 4 सितंबर तक तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अलबत्ता 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से केस अब भी ज़ेरे इल्तवा है और कोई पेशरफ नहीं हो सकी है और BRT अभी तक बार बार की हुकूमती डेडलाइन के बावजूद नहीं बन सका है। खबर के मुताबिक मालम जब्बा स्कैंडल जनवरी 2018 में सामने आया। नायब दस्तावेजात के मुताबिक चेयरमैन नायब ने इस केस को करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का
मिसाली केस करार दिया। 9 जनवरी को इंक्वायरी के अहकामात दिए। अब तक इस केस में वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त के महमूद खान, सूबाई वजीर आतिफ खान, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत कई अफसरान नैब के सामने पेश हो चुके हैं, बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। इस केस के हवाले से नैब ज़राए का दावा है कि स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई और इस केस में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए उसे इस केस को हेडक्वार्टर भिजवाया गया है, मगर मामला कई माह से इल्तवा का शिकार है। नैब इसे मेगा करप्शन का केस करार दे चुका है। 1.5 साल से इसकी तहकीकात भी हो रही हैं, मगर कोई अहम गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई पेशरफ्त इस हवाले से नहीं हुई है। अब अहम बात यह है कि इन तमाम केसेस में अगर करप्शन नहीं हुई और तमाम लोगों पर इल्ज़ाम गलत है तो उन्हें इस वक्त बरी किया जाना चाहिए, ताकि मुसलसल उनके सर पर ये तलवार ना लटकी रहे, ये केस ना लटका रहे, वज़ीर आज़म तक पर हेलीकॉप्टर केस ना लटका रहे, मौजूदा वज़ीर आला और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर केस ना लटका रहे। और अगर करप्शन हुई है तो भी इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, ना कि ये तलवार लटका के रखी जाए। फिर नैब पर इल्ज़ाम लगता है कि केसेस को सरदखाने में रखा जाता है और वो कभी भी सामने आ जाते हैं। इस हवाले से दिलचस्प बात यह है कि 17 दिसंबर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान नैब के सामने पेश हुए। इसके बाद मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, उन्हें नैब की जानिब से कोई सवालनामा नहीं दिया गया। देखिए जी, ना मेरे कोई समरी पे साइन है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स पे मेरे साइन है। उन्होंने मुझे बुलाया था, केस मैंने स्टडी नहीं किया है, तो इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये कानूनी है कि गैर कानूनी है। कोई ताल्लुक है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने प्रॉपर्ली बुलाया था, मैंने ये जवाब दिया कि इस केस से मेरा कोई ताल्लुक सवालनामा दिया गया आपको? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो मुतमईन हो गए सर? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये पहली और आखिरी पेशी है आपकी? एग्जैक्टली। लेकिन सर जो आपको क्लियर और क्लीन चिट दे दिया है, हम ये कह सकते हैं आप? एग्जैक्टली। वज़ीर आला के दावे के बाद आज नैब की प्रेस रिलीज सामने आई कि नैब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को मालम जब्बा केस में किसी किस्म की कोई क्लीन चिट नहीं दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया बयान गैर तसल्ली बख्श है। उनको कानून के मुताबिक दोबारा किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है, मगर फिर इसके बाद कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर आला ने इतनी बड़ी बात कर दी, नैब ने उसके जवाब में इतनी बड़ी बात कर दी, फिर पेशरफ नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ जब चेयरमैन नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान से खिताब किया तो उन्होंने इस तासुर को गलत करार दिया कि नैब खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं कर रहा। मैं इस तासर की बिल्कुल नफ़ी करता हूँ कि जी नैब खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं हो रहा या दूसरे सूबों की निस्बतन काम कम हो रहा है। हमेशा फेस को आज तक नहीं देखा, सिर्फ केस को देखा है, और केस उस वक्त उस पर पेशकदमी शुरू की है जब प्रिमा फिशाई ये तय हुआ है कि प्रिमा फिशाई केस इज़ मेड आउट के बाद यूँ नज़र में एक केस बन रहा है। जब एक केस बन रहा है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखा कि ये कौन है, फिर सिर्फ ये देखा है कि ये क्या है, केस के मेरिट्स और डी मेरिट्स क्या है। पहले दिन भी कहा था और आज भी इस बात पे कायम हूँ कि नैब की एफिलिएशन किसी हुकूमत के साथ नहीं, कि हुकूमतें तो आती जाती हैं। चेयरमैन नैब का दावा अपनी जगह, मगर खुद अदालतें सवालात उठा रही हैं, एतराज़ कर रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में नैब क्या कर रहा है। साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कह दिया था उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, उसके अगले दिन नैब की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद केस कहाँ गया ये अभी तक नहीं पता चल रहा। इन केसेस के बाद जो केसेस शुरू हुए उनमें गिरफ्तारियाँ हो गई हैं। ये जितने भी केसेस हमने आपके सामने रखे उनके हवाले से पेशरफ नहीं हुई, मगर बाद के केसेस में पेशरफ हो गई है, मगर ये केसेस अंजाम तक नहीं पहुंच सके। 16 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस का फैसला सुनाया और नैब को तहकीकात का हुक्म दिया। 2019 में जीआईटी को हिदायत की कि वह नैब को तफसीलात फराहम कर दे। जनवरी में यह मामला नैब के पास आया, फिर इस केस में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह नैब ने 14 नवंबर 2018 को चौधरी शुगर मिल के मालिकान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी का आगाज़ किया। फिर 8 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों की इंक्वायरी 7 अगस्त को शुरू हुई, उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह 6 जुलाई को नैब ने LNG में बाकायदा इंक्वायरी की मंजूरी दी और फिर इस केस में शाहिद खकान अब्बासी की गिरफ्तारी हुई। मिफ्ता इस्माइल भी गिरफ्तार हो गए। साबिक MD और इमरान हक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये केसेस हैं जो शुरू हुए और उनमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हो गईं। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा के केसेस में पेशरफ नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से चेयरमैन नैब की राय भी सामने आ चुकी है। चेयरमैन नैब ने कॉलम निगार जावेद चौधरी से मुलाकात में उन्हें बताया था कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए। बाबर इवान का रेफरेंस, सलीम खान और फिरदौस आशिक इवान के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर
परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा केस से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक खतरा है और मैं सिर्फ परवेज खटक की सेहत से डरता हूँ। वो अगर गिरफ्तार हो गए और उन्हें अगर कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। इस कॉलम की इशाअत के बाद अगले दिन 17 मई 2019 को नैब का एलामिया जारी हुआ कि कॉलम निगार ने हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया, बल्कि अफराद और मुकदमात के हवाले से जो नताइज अखज़ किए वो दुरुस्त नहीं। सिर्फ इस हद तक बात हुई कि हर तैयार करदा रेफरेंस को आइन और कानून के मुताबिक अदालत के सामने पेश किया जाता है। फिर इसके बाद मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन नैब ने इस कॉलम के हवाले से कहा कि उन्होंने एक दो सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए, मगर जिस तरह वो छपे इससे लगा कि सहाफ़ी तो नजूमी बन गए। वो दरअसल मैंने एक दो साफ़ी साहबान जो मेरे दोस्त भी थे उनके एक दो सवालों को जवाब दिए, तो जो कॉलम दो तीन कॉलम जब आए तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि ये पहले मेरा ख्याल था कि सिर्फ खबरें लाना या खबरें ढूंढना साफ़ियों का काम है। अब पता लगा कि ज्योतिषी भी बन गए, नजूमी भी बन गए। इसके लिए आप सबको मुबारक। अब यह है नैब का दावा, चेयरमैन नैब का दावा। कल हमने अपने प्रोग्राम में इस कॉलम के हवाले से बात की तो नैब के तर्जुमान ने हमें मुतादिद पैगामात भेजे और इसरार करते रहे कि नैब ने इस इंटरव्यू की तरदीद कर दी है, खुद कॉलम निगार ने इसकी तरदीद कर दी है। जावेद चौधरी जिन्होंने एक कॉलम लिखा, 2 किस्तों में लिखा, वो अपनी बातों पर बहरहाल कायम है। कॉलम छपने के 5 दिन बाद वो जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आए और उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन नैब ने बोला वो उन्होंने लिखा, जो बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड की वो नहीं लिखी। उन्होंने परवेज खटक के हवाले से चेयरमैन नैब के जुमले भी दोहराए। साथ ही ये भी कहा कि इस कॉलम में जो फैक्ट है नैब उन्हें चैलेंज करना चाहे तो वो तैयार है। मुलाकात हुई, इसमें कोई शक नहीं, और ये मुलाकात ज़ाहिर है कोई पहली मरतबा मेरी ज़िंदगी में किसी डिग्नेटरी के साथ तो नहीं हुई। हम हर लोगों से मिलते रहते हैं। खुद उन्होंने गुफ्तगू शुरू की, उसमें बेशुमार उन्होंने चीज़ें बताई और जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये नहीं बयान करने, उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड है। वो ऑफ द रिकॉर्ड आज भी ऑफ द रिकॉर्ड है। मैंने किसी जगह ना लिखी है, ना वो मीर साहब लिखूंगा, ना मैंने बोली है। वो जो उन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स कॉलोनी के बंगला नंबर 29 से मेरी कुछ अहम फाइलें चोरी होगी, ये उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बात कही। सर ऑन द रिकॉर्ड कही, और लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और भी उन्होंने बताई कि फाइलें कौन सी है और बाकी चीज़ें कौन सी चोरी थी, लेकिन उन्होंने कहा था ये आपने बयान नहीं करना, वो इस कॉलम में नहीं है। उन्होंने कहा परवेज खटक गिरफ्तार हो जाएंगे, परवेज खटक का उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ रेफरेंस तगड़ा है। साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे उनके सेहत में बड़ा फिक्र होता है कि उनकी सेहत बड़ी खराब होती है। उन्होंने कहा जरदारी साहब की टांगे कांप रही थी। अच्छा, ये जरा मैं मिस इंटरप्रेट हुआ है। ये इस तरह हुआ था, उन्होंने ये कहा, उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया था। पहली बात तो ये उन्होंने ये कहा था कि वो बीमार है और उनकी टांगें लरसती हैं और हाथ भी लरसता है। लेकिन इसमें ये देखिए जो इंफॉर्मेशन है वो ग्रीन टी की, कि ग्रीन टी का कप मांगा उन्होंने। अब अगर फर्ज करें ये सारा इंटरव्यू कंकॉक्टेड है या ये कॉलम कंकॉक्टेड है, तो अब सवाल ये है कि ग्रीन टी उन्होंने मेरे सामने तो नहीं मांगी, ना आपके सामने मांगी। इसलिए तो जरदारी साहब कह रहे हैं मैं आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज फैक्ट है ना। अच्छा, मैं आज भी कहता हूँ कि इसमें जो फैक्ट्स हैं, अगर वो नैब चैलेंज करना चाहे तो मैं हर फैक्ट। अच्छा, तो ये भी उन्होंने आपको कहा कि शहबाज शरीफ साहब रकम अदा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल कहा उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब का खानदान भी तैयार है। खानदान भी तैयार, बिल्कुल। अच्छा, इसकी आगे पीछे दाएं बाएं इसमें बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड हैं जो उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके साथ राब्ता हुआ था, तो उनका जवाब ये था कि क्योंकि रेफरेंस नैब ने बनाए हुए हैं, कोई शख्स भी अगर रायत देना चाहेगा, कोई इदारा देना चाहेगा, कोई कोर्ट देना पड़ेगा, अल्टीमेटली उसको नैब के पास ही आना पड़ेगा। तो कोई भी कहीं भी बात होगी तो मेरे साथ ही बात होगी अल्टीमेटली। अगर नैब इजाजत नहीं देता तो कोई शख्स किसी को कोई रायत नहीं दे सकता, क्योंकि रेफरेंस। जब आपका पहला कॉलम छपा तो उसके एंड में लिखा हुआ है कि बाकी मजीद कल मुलाजा कीजिएगा, फिर उन्होंने राब्ता किया आपसे? जी, खुद उन्होंने राब्ता नहीं किया, लेकिन उनके स्टाफ ने राब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि ये दूसरा कॉलम जो है रुक सकता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं रुक सकता, ये छपेगा, क्योंकि मैं नीचे लिख चुका और मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी है। उसमें कुछ चीजें उन्होंने अमेंड करवाई। उन्होंने कहा कि अगर मेहरबानी करके आप कुछ कर सकते हैं तो ये आप कुछ कर दें। अच्छा, अमेंड भी करवाई? मैं एतराफ करता हूँ कि उन्होंने अमेंड करवाई और मुझे महसूस हुआ कि यह कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे, तो मैंने उनके कहने पर कुछ चीजें अमेंड की। इसका मतलब पहले कॉलम का पता था, दूसरे कॉलम का पता था, और जब तीसरे दिन उन्होंने तरदीद की, वो तरदीद में ढीली डाली। उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मुलाकात में कुछ बातें हुई जो मजाज अदालत, वो आप फिक्रा पड़े ना पूरा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो इसको तस्लीम कर रहे हैं। पहले कॉलम का भी पता था, दूसरे कॉलम का भी पता था। हमने नैब तर्जुमान से बहरहाल रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ फिर माना। उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत भी दी और पूछा कि अगर आपने कोई लीगल चाराजोई इस हवाले से की है, कॉलम निगार अपनी बात पर कायम है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तरदीद की है। जावेद चौधरी ने आसिफ जरदारी के हवाले से अपनी बात की तस्हीह की, मगर बाकी तमाम बातों पर कायम रहे। कॉलम भी लिखा, उसके बाद मीडिया पे भी आके कहा। हमने तर्जुमान नैब को प्रोग्राम में आने की दावत भी दी, वो
नहीं आए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वही खबर पर बात करें। कसूर में बच्चों के अगवा के वाक़यात अक्सर रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से कुछ की लाशें ही वालिदैन को मिल पाती हैं। हालिया वाक़े में 3 बच्चों की लाशें मिली हैं। अगवा होने वाला चौथा बच्चा 12 साल इमरान, अभी तक उसकी खबर नहीं मिल सकी है। 8 साल मकतूल फैज़ान की वालदा कहती हैं कि पुलिस अपना काम दुरुस्त अंदाज से करती तो वो मेरे बच्चे को बचा सकते थे। BBC को फैज़ान की वालदा ने अपने बच्चे के अगवा और उसके बाद पुलिस के रवैये से मुताल्लिक कहानी सुनाते हुए उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। BBC के मुताबिक फैज़ान की वालदा बताती हैं कि फैज़ान अपने भाई अब्दुल रहमान के साथ 5:30 बजे दुकान से कुछ ख़रीदने गया, मगर फैज़ान घर नहीं आया, जबकि उनका दूसरा बेटा घर आ गया। फैज़ान की वालदा ने दूसरे बेटे से पूछा कि भाई कहाँ है। उसे जवाब दिया कि अम्मी मुझे नहीं पता, मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो फैज़ान मेरे साथ नहीं था। ये सुनकर वो घर से निकली और फैज़ान को तलाश करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि उनका बच्चा नहीं मिल रहा। ये थोड़ी देर में उन्होंने फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा फैज़ान गुम हो गया है, उसे ढूंढें। पुलिस आई, पूछगछ की और फिर चली गई। वालदा ने बताया कि उन्होंने कसूर पुलिस के बड़े अफसर को फ़ोन किया। वो आए तो वालदा ने उनका बाजू पकड़कर कहा कि हम गरीब लोग हैं, पुलिस क्यों नहीं गरीब बंदे की बात सुनती। उन्होंने फैज़ान की वालदा से कहा कि मैं पता करता हूँ। अफसर ने यकीन दहानी करवाई कि तुम्हारा बेटा जल्द ढूंढ दूंगा। फैज़ान की वालदा ने पुलिस अफसर से कहा कि मुझसे सच बात करो, क्योंकि पहले ही हमारे इलाके में 2-3 बच्चे अगवा हो चुके थे। इन बच्चों के लवाहिकीन भी पुलिस को बुला कर लाते थे और पुलिस बस सब देख कर चली जाती थी। फैज़ान की वालदा को पुलिस की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई कि वो अगले दिन 3 बजे तक उनका बच्चा ढूंढ लाएंगे, मगर अगले दिन 3 बजे फैज़ान की जगह उसकी लाश घर आई। फैज़ान की वालदा का कहना था कि जब उन्होंने पुलिस को इत्तला दी थी, अगर उस वक्त से पुलिस अपना काम दुरुस्त अंदाज से करती तो वो मेरे बच्चे को बचा सकते थे, क्योंकि मुझे यकीन है कि उस वक्त तक जालिम मेरे बच्चे को दूर नहीं लेकर गए थे। BBC की रिपोर्ट में एक और बच्चे की वालदा की दुखी कहानी बयान की गई है। अली हसनैन की वालदा फरजाना बताती हैं कि मेरा बच्चा 1 महीना 3 दिन से गायब है, मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की। उन्होंने बताया कि अली हसनैन उनका सबसे बड़ा बेटा है और वो अपने वालिद के साथ मिलकर कबाड़िए और का काम करके घर का खर्चा चलाता था। अली हसनैन की वालदा ये सब कुछ बताते हुए मुसलसल रोती रहीं, यहाँ तक कि बेहोश हो गई। अली हसनैन के वालिद ने कहा कि हम बहुत गरीब हैं, मुझे पता चला कि मेरे बेटे की वीडियो एक कैमरे में नजर आई है, मैंने अपना सामान बेचकर फ्लैश ड्राइव लेकर वो वीडियो निकलवाई और फिर उस ड्राइव में डलवाई, फिर वो वीडियो ले जाकर पुलिस को दी, लेकिन फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। 1 माह हो चुका है, हमारे घर में खाना नहीं पका। सिर्फ चूनिया नहीं, कसूर ज़िला, पाकपतन, जहाँ जहाँ पहुँचना मुमकिन था हम तलाश कर चुके हैं, मगर बच्चे का कोई पता नहीं चला। अली हसनैन के वालिद ने कहा कि उनके खून के नमूने हासिल कर लिए गए हैं और उन्हें बताया गया है कि जल्द ही इतला देंगे कि अली हसनैन के जिस्म की कौन कौन सी बाक़ियात मिली हैं। बाद में पुलिस की जानिब से अली हसनैन के वालिदैन को एक मरतबा फिर बुलवाया गया। अली हसनैन की वालदा कहती हैं कि पुलिस ने उन्हें खून से भरे उनके बेटे के कपड़े दिखाए। भूरे रंग के कपड़े मेरे बेटे के ही थे। मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरा बेटा ज़िंदा है, लेकिन वो उम्मीद भी टूट गई। कसूर में अब ये एक घर की कहानी नहीं रही है, कई घर ऐसे हैं जिनका गम एक जैसा है। कसूर के इलाके चुनिया में झाड़ियों से 3 बच्चे की लाश मिलने के बाद तहकीकात के लिए गुज़िश्ता रोज़ GIT बनाई गई थी। आज GIT ने काम का आगाज़ कर दिया है। DPO कसूर जाहिद नवाज़ मरवत चुनिया पहुंचकर इस जगह का उन्होंने जायज़ा लिया जहां से लाशें मिली थीं। SP इन्वेस्टिगेशन और दीगर अफसरान भी उनके साथ थे। जाहिद मरवत को वाक़े के बाद गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर DPO तैनात किया गया। जाहिद मरवत और उनकी टीम ने ज़ैनब केस के मुलजिम को भी पकड़ा था। DPO जाहिद नवाज़ के मुताबिक मौके से जियो फेंसिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। इलाके में वोटर लिस्ट लेकर DNA का आगाज़ किया जा रहा है। बुरी शोहरत के हामिल अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर अमजद अपनी टीम के हमरा DNA के नमूने हासिल करेंगे। इस वक्त अली हसनैन की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से आज कर रहे थे तो वो उनकी तबीयत भी ख़राब थी और जब हमने उनसे सवालात किए कि आप मुतमईन हुई हैं, पुलिस ने आपको यकीन दहानी कराई है, कोई इस हवाले से पेशरफ्त हुई है, कल की जो इतला है वो हमारे सामने है, तो उन्होंने इस बात पर इसरार किया कि वो कौम के सामने, हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहती हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो बयान करना चाहती हैं। फ़रज़ाना वालदा अली हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़रज़ाना साहिबा, कोई तसल्ली बख्श जवाब पुलिस की तरफ से आया? आप क्या मौक़िफ़ इस वक्त आवाम के सामने और हुकूमत के सामने रखना चाहती हैं?
अभी तक तो बच्चे मेरे ते कपड़े ही उन्होंने वहाए ने, बस कोई मैनू डड बोडी कोई मिली है ते दे देन, मैं कोई ढेरे करके ते कोई पुत्र दे कवर ते जाके वेख लवा करा। आया तक मैनू कोई ज्यादत नहीं दे दे, बस जेरे कपड़े मेरे बच्चे राती वगाए ने मैं सियान लैन, मेरे बच्चे की कोई डेड बॉडी हैगी तो मैनू दे दे, नहीं तो मैनू दस दिन नहीं हैगी तो मैं मेरा जावा, मेरे जल्द तो जल्द इंसाफ दिलाया जावे, मेरे बच्चे का कातल लभ्या जावे, जल्द तो जल्द मेरे बच्चे का कातल लभ्या जावे। 1 महीना तो अज 5 दिन हो गए ने मैनू हाल दवाइयां पांदी नू, मैनू कोई अली स्नैन दी बाडी दे दे, कोई हड्डी दे दे ढेगी ते कोल, मैं आदे बच्चे दे घुटोया कट के ते ढेरी वे आवा करा, मेरी कोई इन्होंने पुलिस वाले ने मदद नहीं की सी, मैं बड़िया लागे हाल दवाइयां पाइया ने, मैं बड़ा टीपी हो के रोंदी सा, चुक के रोंदी सा, बड़िया मैं हाल दवाइयां पाइया सी, मेरे अली सनैन लभ दिओ, मैनू लभ दिओ पुत्तर, मैनू आदे सी कि लाहौर चले जा दायरे च, कि मेलिया ते वेखदे आ, कि कित्ते आदे सी चले जा, मैं बड़ा भजी पाया न, मैं बड़ा भजी, मैं लोकां कोल मंग मंग ते इश्तिहार छपाए ने मंग मंग के, वो काड़े ठाणे च भी ला के आई हाँ वेखण जाके, उंजरे भी लाया है तो पालपुर भी लाया है, बड़ी बड़ी दूर ला के आए, रैमंड थाने च ला आई है, कच्ची कोठी थाने च ला आई है, अगो गए सोंदे से आने थोड़ी पुलिस किधर गई हुई। ज़ाहिर है ये बड़े ही अफसोस, तो आप तकलीफ़ में हैं, उसके बाद ये सब कुछ से भी आपको गुजरना पड़ रहा है। अगर ये बता दीजिए, आपके शौहर ने कहा कि उन्होंने बाकायदा तौर पर सबूत और एक वीडियो भी निकाल के फिर अपने घर का सामान बेचकर पुलिस को हवाले की थी, एक ड्राइव में डाल के कि आपके बेटे की जो वीडियो थी उस सबूत के तौर पर। उसके बाद कुछ पुलिस ने किया इन 30-35 दिनों में, आपको के साथ कोई ताउन हुआ? आज भी डीपीओ साहब आए थे? नहीं सर जी, मैंने कुछ भी नहीं बताया सी, कुछ भी नहीं इन्होंने मैंने दसिया सी, 35 दिनों के विच भी नहीं इन्होंने मैंने कुछ भी दसिया, बस मैंने कल इन्होंने कपड़े विखाए ने, कल कपड़े मैनू विखाए गए ने, बस मैं कपड़े आदे पुत्तर दे सियान लैने, मेरे कपड़े पुत्तर दे सियाने गए ने। बहुत शुक्रिया। फरजाना हसनैन हमारे साथ मौजूद थी, तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, चाहती हैं कि पुलिस किसी तरीके से उनके बेटे की कोई ख़बर दे, हुकूमत कोई बेटे की ख़बर दे, मीडिया इस मामले को उठाए, और अभी तक खबर नहीं आई है। 30-35 दिन से मुसलसल कह रहे हैं कि हमारे घर पे खाना भी नहीं बना, हम मुसलसल कोशिश करते रहे, पुलिस किसी तरीके से बेटे को ढूंढ लाए, कोई ताउन इस हवाले से हो सके। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, खबर पर बात करें। अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें हुकूमत से तंग हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ को अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ करार दे रही हैं। गुज़िश्ता एक अरसे से अपोजिशन जमातें मुश्तरका तौर पर हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली बनाने में मसरूफ़ थीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अपोजिशन जमातें हुकूमत की अपोजिशन की बजाय एक दूसरे की अपोजिशन में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन की बड़ी जमातों में इख्तलाफ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। इसमें मौलाना फजल रहमान की जमात JUIF ने अक्टूबर में इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का ऐलान किया हुआ है, मगर उसकी सपोर्ट में नून लीग खुलकर नहीं आ रही है, और पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर उसके जो मंदरजात हैं उसकी मुखालफत करती नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं जो सियासत में मज़हब के इस्तेमाल पर मुसलसल एक पोजीशन लिए हुए हैं, और मौलाना फजल रहमान के मार्च के हवाले से भी वो बड़े क्लियर हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कल पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो एतराज़ात पीपल्स पार्टी ने उठाए थे उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया, अगर उन पर तवज्जो दी जाती तो साथ मिलकर एहतजाज कर सकते थे। मजहब पर सियासत से मुतालिक पीपल्स पार्टी की एक राय मौजूद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मजीद कहना था कि PNA जैसी तहरीक के बाद मार्शल लॉ लगा, इत्तेहादी जमातें उन्हें यकीन दिलाने के लिए तैयार नहीं कि अब ऐसा नहीं होगा। इस वक्त अक्टूबर में मौलाना फजल रहमान साहब का इस्लामाबाद में धरना है, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैंने खुद ऐलान भी किया हमायत का एज फार एज मॉरल सपोर्ट इज़ कंसर्न। हमने मल्टीपल APCs और रहबर कमेटीज़ भी साथ गुजारे हैं। वहाँ मैंने शुरू दिन से एक तो
एतराज़ात उठाए थे जिनको एड्रेस होने थे, और अगर वो एड्रेस होते हम समझते कि शायद हम थोड़ा सा मिलके ये एहतजाज कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली वो अब तक एड्रेस नहीं हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मज़हब के साथ सियासत खेलने के पास हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम चाहते हैं कि जमहूरी इदारे को, जमहूरी सिस्टम को, पार्लियामान को नुकसान ना पहुँचे। धरने और मजहब कार्ड इस्तेमाल करने के खदशात से मुतालिक गुज़िश्ता रात बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ एंकर से भी मुलाकात की, इस हवाले से भी बात की। हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद हैं। खोकर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ज़ाहिर काबिल तारीफ़ है यह बात कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक कंसिस्टेंट पोजीशन है जो दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर्स की इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं है। वाज़े तौर पर पोजीशन है कि मैं मज़हब का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हुकूमत पर तनकीद एक तरफ, उस हुकूमत के खिलाफ भी नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान अगर धरने में करेंगे वो भी नहीं होने देंगे और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए। मगर वो साथ में हुकूमत को टफ टाइम भी देना चाहते हैं, मगर ये भी कहते हैं कि फिर PNA टाइप मूवमेंट हो सकती है, मार्शल लॉ की बातें करते हैं। माजी से कतई नज़र, माजी के बरस इस वक्त माहौल अलग है, हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, वाज़े तौर पर एक पेज पर हैं, इसका इज़हार नज़र आता है और अपोजिशन तो उल्टा इस पर शिकायत करती है। तो बिलावल सड़कों पर आएँ या धरना हो और PNA टाइप माहौल हो, इसका खदशा उन्हें क्यों है? देखिए, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो पिछले इस मुल्क की 30-40 साल की सियासत पर दहाइयों पर मुहित है, उसमें ऐसे एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं कि जिनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और अगर हम निज़ाम और जमहूरियत इसकी हम अगर कंटिन्यूटी चाहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसे हालात पैदा करने से गुरेज करें कि जिस मुल्क में एक तारीख़ हो इस हवाले से कि कहीं ऐसे हालात ना पैदा हो जाएं कि जब चीज़ें बिल्कुल ना संभाली जाएं, कोई भी संभालने के काबिल ना रहे और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ जाए कि जिसके नतीजे में कोई ऐसा कदम किसी तरफ से उठ जाए कि जिससे मुल्क को और सबको नुकसान हो। तो ये एक लेजिटिमेट कंसर्न है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को सामने रखते हुए, पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखते हुए, तीसरी दुनिया के ममालिक के जो इर्द गिर्द की तारीख है उसको सामने रखते हुए, तो इस सूरत हाल को हम अवॉइड करना चाहते हैं। इस वक्त हम ये समझते ज़रूर हैं कि मसाइल इतने हैं कि जिन मसाइल की बुनियाद के ऊपर और आवाम के अंदर सख्त इर्ताश पाया जाता है। मिसाल के तौर पर कश्मीर एक ऐसा इशू है कि जिस पे बहुत से लोगों का ख्याल है, तज्जिया निगारों का ख्याल है, न्यूट्रल तज्जिया निगारों का ख्याल है कि हुकूमत को वो पजीराई नहीं मिल सकी बयानिए को जो मिलनी चाहिए थी बैनुल-अक़वामी तौर पर। महंगाई अपनी जगह मौजूद है, मईशत की बदहाली अपनी जगह मौजूद है, कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हो। तो अवाम का भी सेंटिमेंट है, पब्लिक मूड है कि बाहर निकला जाए और हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाए, लेकिन ये चीज़ें भी मद्देनजर मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र में रखना ज़रूरी है। अरे एक जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, अगर वो उस हिसाब से बात करते हैं तो एक, मगर साथ में फिर 4 दिन पहले ये कह रहे थे कि दिसंबर तक का हम हुकूमत को और उसके इत्तेहादियों को डेडलाइन दे रहे हैं और उसके बाद वरना इस्लामाबाद जाकर खुद इस हुकूमत को घर भेज देंगे। तो अगर बाहर नहीं निकलना ख़तरा है तो हुकूमत को घर कैसे भेजेंगे, क्योंकि इत्तेहादी तो इस वक्त हुकूमत के साथ जुड़े नज़र आते हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर से तो आप नहीं कर सकते ये काम। देखिए, बाहर तो निकलना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमने कल जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया है। उसमें बिलावल साहब का जो एहतजाजी जलसों का शेड्यूल है उसको भी हतमी एक शक्ल दी है, उसका तरीक़ेकार भी तय किया है। और फिर बिलावल साहब ने कल जो गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने वो चीज़ें भी सामने रखी। इमरान खान सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, हमें उन चीज़ों को भी एड्रेस करना है जो हमारे क्रॉनिक गवर्नेंस के साथ प्रॉब्लम्स हैं कि जिनकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं जिस नहज पर आज हम मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर बिलावल साहब ने कल 6 चीज़ों का जिक्र किया और उन 6 चीज़ों पर अभी भी उन्होंने अपनी विलिंगनेस शो की है एंगेज करने के लिए, और दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ, मौलाना साहब के साथ भी उन्होंने विलिंगनेस का इजहार किया है। अगर वो 6 नुकात के ऊपर कोई सीरियस गुफ्तगू हो जिनके अंदर इंतखाबी इस्लाहात शामिल है, जिनके अंदर 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है, जिसके अंदर ये चीज़ भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इन्विजन की गई थी वो हो, 184(3) का हमने इस्तेमाल जो देखा है आर्बिट्रेरीली जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टीज की कंसर्न है। तो ये उनके चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर के अंदर उसके अंदर इस्लाहात के हवाले से, तो ये उन्होंने ब्रॉडली नुकात दिए हैं कि जिन नुकात के ऊपर जो हमारे अहदाफ हैं और जिन अहदाफ को हासिल करने, जब मामला ठीक था आप सारी जमातों के दरमियान, तब सब मिलकर अपनी अक्सरियत के बावजूद आप चेयरमैन सेनेट नहीं हटा पाए, तो हुकूमत को कैसे खतरा हो? ये सारी बातें ही है ना, ताकि आप हुकूमत जो अपनी ऑडियंस है उसको भी सेटिस्फाई कर सके।
आप दुरुस्त कह रहे हैं शाहजेब भाई, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी तरजीहात होती हैं। माजी में भी हमने देखा जिस तरह जो बड़े बड़े सियासी इत्तेहाद रहे पाकिस्तान की तारीख में, ARD हो, MRD हो, ये तमाम इत्तेहादों के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली सियासी जमातें एक मकसद को हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे अलाइंसेस उन्होंने ज़रूर बनाए। और अब भी हम अगर कोई जॉइंट अपोजिशन में हम लोगों की जो मुश्तरका अहदाफ हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन हमारी सोच बहुत सी चीज़ों पर अलग भी है और वो अलाइंसेस की पाबंद नहीं है हमारी सोच। अब जिस तरह आपने खुद ही जिक्र किया था मज़हब के इस्तेमाल को, बिलावल साहब की बड़ी क्लियर पोजीशन रही है, थ्रू आउट उनकी ये पोजीशन रही है कि मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस वक्त APC का जॉइंट एलामिया तैयार हो रहा था उस वक्त भी बिलावल साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली और उन्होंने इस चीज़ से एग्री नहीं किया कि हुकूमत को इस बुनियाद पे सिर्फ टारगेट किया जाए मजहब की बुनियाद पर। कौमी असेंबली के अंदर कई ऐसे वाकयात हुए जिसमें उन्होंने बड़ी क्लियर पोजीशन ली इसी हवाले से। तो मेरे ख्याल में मुसलमान नवाज खोकर साहब हमारे साथ हैं। अब देखते हैं कि इस हवाले से अपोजिशन की क्या पॉलिसी होती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 417 अरब रुपए दाव पर लगे हैं। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की ये पूरी रकम हुकूमत को मिल भी सकती है और हो सकता है कि 295 अरब रुपए जो इन कंपनियों से हुकूमत ले चुकी है वो वापस भी देने पड़ सकते हैं। इस मामले को हल करने के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अहमियत को देखते हुए आज से इस पर समाअत का आगाज़ भी किया। मगर हुकूमत, जिसे खुद इस समाअत की जल्दी थी, उसने आज पहली ही समाअत में इल्तवा मांग लिया और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस केस की समाअत की। तो हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि वो अमेरिका से आए हैं और कल सुबह वापस वाशिंगटन जाना है। वाशिंगटन में इंतहाई अहम मामलात हैं जो यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर सकता, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए। जबकि मुख्तलिफ कंपनियों के वकील एडवोकेट खालिद अनवर भी आज पेश नहीं हुए। इस बारे में उनके जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि एडवोकेट खालिद अनवर ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से गिर गए थे, उन्हें चोट लगी है और डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया है। जिस पर जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमे की अहमियत के पेश नज़र समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर की जाएगी। जो वकील दस्तयाब नहीं है वो अपना मुतबादिल अदालत में पेश करे। अटॉर्नी जनरल भी वाशिंगटन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, लेकिन आइंदा तारीख पर समाअत मुलतवी नहीं होगी। तमाम फरीक़ैन तैयारी करके आएँ। इन रिमार्क्स के बाद जो समाअत है वो 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अहम मामले पर फौरी समाअत के लिए हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ही जल्द समाअत के लिए 7 सितंबर को दरख्वास्त की थी, क्योंकि हुकूमत ने 6 साल से अदालतों में मुकदमात की वजह से फंसे 417 अरब रुपए का मामला अदालत से बाहर हल करने के लिए 27 अगस्त को एक ऑर्डिनेंस जारी किया। उस पर तनकीद हुई, फिर हुकूमत ने उसे वापस लेने के हवाले से बात की और कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। किसानों के लिए खाद की कीमत 200 रुपये फ़ी बोरी बढ़ चुकी है। हुकूमत उसे रोकना चाहती थी, 50% सेस कम करके वो हो चुका है। किसान भुगत रहे हैं, मामला अदालत में है। अदालत कह रही है कि उसे रोज़ाना की बुनियाद पर निपटा जाएगा। मगर सवाल यह है कि अगर हुकूमत ये केस हार गई तो उसे सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे, और अगर वापस दे दिए तो जो पैसे किसानों से कंपनियों ने लिए थे उसका क्या फार्मूला होगा। ये तमाम सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि इसकी समाअत जब होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल कह दिया रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, क्योंकि हुकूमत ने कहा था ये बहुत अहम मामला है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हुई। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।